हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 70, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। और जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 75 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी बिकॉज हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस हुए हैं। प्रीवियस ईयर इसमें है एमसीक्यूज, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। जिन लोगों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं उन्हें देखने चाहिए, ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 76 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ बेलमेंट। देखो, आप लोगों के लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट में एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले मीनिंग समझिए बेलमेंट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कौन सा एसेंशियल नहीं है। बेलमेंट में मैं पहले आपको एग्जांपल देती हूँ। इसमें क्या होता है, सपोज आपने अपने फ्रेंड को, जैसे ए है, ठीक है, ए ने बी को क्या दी, वॉच दी अपनी, बट ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की, उसने वॉच यानी कि पोजेशन ट्रांसफर किया है, चेंज हुआ है, पोजेशन में चेंज हुआ है फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे हम यूज करने के लिए दे देते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है बेलमेंट में। और ए यहाँ पर क्या कहलाएगा, बेलर, और बी क्या कहलाएगा, बेली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें हमारा स्पेसिफिक पर्पस भी होता है, कैसे, जैसे अब सपोज आप लोग जो है अपना शर्ट स्टिच करवाना चाहते हैं, तो आपकी वो शर्ट, आप उसके ऑनर हो, आप उसको टेलर के पास लेके जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि आप उसका जो फैब्रिक है शर्ट का, उसको शर्ट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, स्टिच करवाना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस है। ऑनरशिप तो आपकी है बट ट्रांसफर आपने पोजेशन किया है, एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। तो अभी जो आपको मेन मैंने चीज़ें बताई हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा एसेंशियल नहीं है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल जो बेलमेंट है उसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट तो होगा। सेकंड है स्पेसिफिक पर्पस, अभी आपको बताया कि आपने क्या किया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि जैसे आपने टेलर को शर्ट दिया स्टिच करने के लिए, तो यह एक स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। आपने फैब्रिक दिया ना उनको शर्ट स्टिच करने के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे अगर आप ज्वेलर के पास अपनी रिंग को आपने सपोज उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाने हो, रिंग तो आपकी है बट आपने उसको दी है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो ये भी होता है। और डिलीवरी ऑफ गुड्स, यस बिल्कुल, डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स डिलीवर होती है, पोजीशन ट्रांसफर होता है, इसमें बिल्कुल होता है, और टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, चेंज ऑफ ऑनरशिप बिल्कुल नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया बेलमेंट और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा बेलमेंट है, इसमें जो है ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ओनली जो राइट है पोजेशन का वो चेंज होता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो कौन सा एसेंशियल नहीं है हमारा, चेंज ऑफ ऑनरशिप। हमारा आंसर क्या होगा, चेंज ऑफ ऑनरशिप। आई थिंक अभी आपको बेलमेंट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है, बेलमेंट से रिलेटेड है। देखिए, गुड्स इन बेलमेंट इन्वॉल्व्स ऑल टाइप ऑफ मूवेबल गुड्स एक्सेप्ट मनी। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम बेलमेंट की बात कर रहे थे उसमें हम बात करते हैं मूवेबल गुड्स की। इमूवेबल गुड्स लाइक लैंड और बिल्डिंग वो बेलमेंट में नहीं आएंगी, कौन सी आएंगी, हमारी मूवेबल गुड्स। लेकिन मूवेबल गुड्स में भी हम इसमें मनी या करेंसी को काउंट नहीं करेंगे। देखो, इस फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको क्या चीज़ सीखने को मिली कि बेलमेंट में गुड्स जो हम ट्रांसफर करते हैं पोजेशन, वो मूवेबल गुड्स का होता है, इमूवेबल गुड्स का नहीं होता है। और मूवेबल गुड्स पे हम मनी या करेंसी को काउंट नहीं करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
सेकेंड है बेलमेंट ऑफ गुड्स रेफर्स टू टेम्परली ट्रांसफरिंग द पोजेशन, यानी कि अगर हम बात करें गुड्स के बेलमेंट की तो वहाँ पर टेम्परली ट्रांसफर होता है। ये अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि परमानेंट नहीं होता है। अगर परमानेंट ट्रांसफर हो जाएगा तो वो तो सेल बन जाएगा, टेम्परली ट्रांसफर होता है अंडर बेलमेंट। ओके, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द हैंडलिंग ओवर ऑफ द की ऑफ अ वेयर हाउस टू द परचेजर इज डैश डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो, अगर हम बात करें डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइप्स की तो हम डील करते हैं एक्चुअल डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, सिंबॉलिक। मैं आपको तीनों के बारे में बताती हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखो, एक्चुअल डिलीवरी में तो क्या होता है, सिंपल, जो फिजिकली डिलीवरी एक्चुअल में हो जाती है, ठीक है, वो तो क्या होगा, एक्चुअल डिलीवरी। उसके बाद आती है हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब देखो, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, सपोज एक पर्सन ने रेडियो खरीदा, ठीक है, एक शॉप से। अब ऑनरशिप उसके पास आ गई है, बट अभी उसने क्या किया, उस रेडियो को सेलर के पास ही रखा है, शॉपकीपर के पास ही रखा है। उसने थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करवानी है, उसका कैबिनेट वगैरह बनवाना है। तो यहाँ पर ये वाली जो डिलीवरी हुई है ये कंस्ट्रक्टिव हुई है, क्योंकि वो अभी उसी के पास ही है। किसके पास है, सेलर के पास है। तो ये वाली जो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाती है। सिंबॉलिक या फिर टोकन डिलीवरी, ध्यान रखना, सिंबॉलिक को टोकन डिलीवरी भी बोलते हैं, क्योंकि आपको दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है किसी से भी रिलेटेड। सो सिंबॉलिक को हम लोग टोकन डिलीवरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो, सिंबल की फॉर्म में, अब जैसे मान लो बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन है, जो अब आप परचेजर है, परचेजर को जो है हमने क्या दे दिया, जहां गुड्स, जिस वेयर हाउस पे गुड्स स्टोर है उसकी की दे दी, यानी कि सिंबल हो गया ना कि डिलीवरी हो चुकी है, सिंबल, उसका एक सिंबल है टोकन, ठीक है। तो हैंडलिंग ओवर द की ऑफ अ वेयर हाउस टू द परचेजर इज अ, कौन सी है, सिंबॉलिक या फिर टोकन डिलीवरी है गुड्स की। तो डेफिनेटली जो है हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, सिंबॉलिक। अगर फिर भी आपको इन तीनों टाइप में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी को, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन। फर्स्ट दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, हम वन बाय वन इनको ध्यान से पढ़ते हैं। द जनरल रूल इज दैट प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय द एजेंट विच फॉल्स विद इन द एजेंट्स अथॉरिटी। देखो क्या लिखा हुआ है कि जनरल, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टीज के साथ डील करता है। और जनरली यही माना जाता है कि जो थर्ड पार्टी को लाइबल होगा वो कौन होगा, प्रिंसिपल लाइबल होगा, अगर उसने अपनी अथॉरिटी, यानी कि जो लिमिट है उसकी अथॉरिटी की, उसके अंदर रहकर काम किया है। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट और एन एम्प्लॉय। यहाँ पर लिखा है कोई भी डिफरेंस नहीं होता एक एजेंट और एम्प्लॉय में, और ये गलत है। क्यों गलत है, सपोज ए है, ठीक है, प्रिंसिपल है अगर, या फिर देखो एक पर्सन ए है, उनका बी जो है एजेंट है, ठीक है, बी इनका क्या है, एजेंट है, और सी इनका क्या है, एम्प्लॉय है। एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया बी जो है एजेंट, प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ डील करता है, ठीक है, और वो, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है उनका, ठीक है। और लेकिन आप ये देखिए, जब आप एज एन एम्प्लॉय काम करते हो, किसी काम को क्या करना है, पहले व्हाट टू डू, वो भी वही बताता है हमारा सुपीरियर, ठीक है, हमारा जो बॉस है। ओके, और कैसे करना है, हर चीज़ जो है मतलब प्रॉपरली डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस होता है। एजेंट को हम लोग एम्प्लॉय नहीं मान सकते, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो इम्प्लाइड इम्प्लाइड एजेंट होता है, ठीक है, इम्प्लाइड एजेंट ही होता है। बट जो हमारा एजेंट है उसको हम लोग एम्प्लॉय नहीं मान सकते हैं, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस रहता है दोनों में। तो यही चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड एम्प्लॉय, ये तो गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा। तो डेफिनेटली फर्स्ट वन वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड डैश गुड्स।
देखो टाइप्स ऑफ गुड्स जो आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जब हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम हमने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो उन गुड्स को क्या कहा जाता है। फर्स्ट है स्पेसिफिक गुड्स, फिर है असर्टेन गुड्स, सी है फ्यूचर गुड्स, डी है बोथ ए एंड बी यानी कि स्पेसिफिक और असर्टेन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है डैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट द बायर बिवेयर। लेट द बायर बिवेयर के लिए हम और कौन से टर्म यूज करते हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन सेंटर, सेकंड है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, थर्ड है कैविट एम्प्टर और डी है बायर किंगडम। तो ध्यान रखना हमारी कैविट एम्प्टर टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, लेट द बायर बिवेयर यानी कि एज अ बायर एज अ परचेजर जब आप मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी डेट और जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप खुद चेक करें। मतलब एक बायर को पूरा बिवेयर रहना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती है वो आपके साथ मैं टॉपिक में डिस्कस करूंगी कि लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर का क्या मीनिंग है कि लेट द बायर बिवेयर। ओके, next है question, when the acceptance of one party to the contract is not obtained by free consent। अगर एक पार्टी, मान लो दो पार्टीज है ए और बी, ठीक है, अब जो बी पार्टी है उसका कॉन्सेंट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं, मतलब सपोज उसका जो हमने कंसेंट लिया वो कोर्जन में लिया। जैसे मान लो ए ने जो है बी को धमकाया, अगर तुम मुझे अपना ये बाइक सेल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मार दूंगा, या कुछ भी ऐसा धमकाया गया, उसको थ्रेटन किया गया, उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला गया है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है कि इसमें फ्री कंसेंट नहीं होता है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड या फिर अनएनफोर्सिबल। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ध्यान रखना। अगर एक पार्टी का कॉन्सेंट उसमें फ्री नहीं है, वॉइडेबल। और किस वॉइडेबल क्या होता है कि एक पार्टी की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है और यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में बी की तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वॉइडेबल है उसके ऑप्शन पे। ओके, तो ये जो टर्म्स मिलती जुलती हैं इनके मीनिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अ कार इन अ सेकेंड हैंड कार शोरूम टैग्ड विद द प्राइस इज एन। देखो यहाँ पर आप लोगों को ना एक टर्म समझनी है। एक टर्म होती है हमारी ऑफर, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, दोनों में डिफरेंस होता है। ऑफर में तो सामने वाली पार्टी हमें ऑफर कर रही है किसी चीज़ के लिए, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में क्या है कि आप लोगों को इनवाइट किया गया है कि ऑफर तो आप लोग करेंगे। अब यहाँ पे जैसे गुड्स डिस्प्ले होती है हमारे शोरूम में विद अ प्राइस टैग, तो अब जो कंज्यूमर इसको परचेज करना चाहता है वो जाएगा और इसके बारे में जो भी है वो पूछेगा, वो ऑफर करेगा कि मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ। तो इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल दिया गया है कि टैग्ड प्राइस के साथ, ठीक है, कार दिखाई गई है, तो ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर वॉइड एग्रीमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वॉइड एग्रीमेंट में काउंट नहीं होगा, वॉइड एग्रीमेंट में काउंट नहीं होगा। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जो कि क्या है दोनों ही, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि वैलिडिटी उनकी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उनको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। वॉइड एब इनिशियो कहते हैं ना हम कई चीज़ों को, या वॉइड एब इनिशियो तो होता है कि स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, ठीक है। और वैसे भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इलीगल वगैरह ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी पर्सन को उसकी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करने से नॉर्मल सेंस में रोकते हैं तो ये वाले एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो ये तो होते हैं, हमसे पूछा कौन से नहीं होते। सेकंड क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। आप किसी की, देखो हर पर्सन के पास राइट होता है कि वो मैरिज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता है कि वो उसके जो है मैरिज से रिलेटेड में इंटरफेरेंस हो गई उसके राइट में, तो ये भी हमारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट्स ये है कि जो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली करना, तो उससे रिलेटेड अगर एग्रीमेंट होता है तो वो भी क्या है, गलत है, तो अवॉइड ही है ये वाले भी। तो इम्पॉसिबल एक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आप मुझे एक एग्जांपल बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए तीनों में से ये सारे तीनों के तीनों हमारे वॉइड हैं, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा नहीं है, डजंट फॉल अंडर वॉइड एग्रीमेंट, तो नन ऑफ दीज जो है हमारा आंसर आएगा। ओके,
तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा नेट पेपर 1 के लिए भी आप लोगों के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसका लिंक भी दिया गया है और टॉपिक्स भी स्टार्ट किए गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।